जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के जीव विज्ञान विषय में रक्त परिसंचरण तंत्र टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। यानी कि मानव शरीर की कौन सी रक्त कोशिकाएं जो है वह संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है, तो वह आपका होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको कि डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जाना जाता है। यानी डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड कार्पोस्कल होता है। यानी मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं जो है संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है, तो वह आपका है श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है कि किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, तो वो समूह का, ठीक, यानी किस रक्त समूह का व्यक्ति जो है सर्वदाता होता है, तो वह समूह जो है वो होता है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। यानी कि हीमोग्लोबिन का क्या काम है, तो मानव शरीर में रक्त में पाया जाता है जिसका मुख्य कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना है। यानी एक वृद्ध व्यक्ति का रक्तचाप सामान्यतः क्या होता है, तो बढ़ जाता है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तचाप सामान्यतः क्या होता है, तो बढ़ जाता है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः क्या होता है, तो बढ़ जाता है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब की सामान्यतः क्या होता है, तो बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्तदाब का औसत पीएच मान कितना होता है। एक सामान्य जो है व्यक्ति होता है उसका पीएच मान जो है 7.35 से 7.45 पीएच मान तक होता है। एक सामान्य व्यक्ति जो जनरल व्यक्ति है, अगर उसका जो है ब्लड का जो औसत पीएच मान जो है कितना होता है, तो 7.35 से 7.45 के पीएच मान के बीच होता है। रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे, तो कार्ल एंड स्टीनर। यानी रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप है उसके खोजकर्ता कौन थे, तो कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक ना। आरएच कारक का नाम जिस जंतु से संबंधित है, तब बंदर से, ठीक ना। आरएच जो है, आरएच फैक्टर जो है, ठीक ना, किस कारक का नाम किस जंतु से जुड़ा हुआ है, तो वो आपका बंदर से है। नेक्स्ट है कि ए बी रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता या यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। ए बी रक्त वर्ग का जो व्यक्ति है वह किसी भी रक्त वर्ग समूह से, ठीक ना, रक्त को क्या कर सकता है, तो ले सकता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल जो है रिसीवर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य जो है शरीर की प्रतिरक्षा करना है। यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो शरीर की प्रतिरक्षा करना होता है। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम प्लस प्लस, ठीक ना। यानी रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम प्लस प्लस। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है, तो प्लीहा में। आरबीसी जो है किस में नष्ट होती है, किस अंग में, तो उसका क्या नाम है, तब प्लीहा। मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 mmHg। यानी मनुष्य का जो है औसत रक्तचाप कितना होता है, ब्लड सर्कुलेशन, तो 120/80 Hg/mm, ठीक ना, mmHg। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है। रक्त जो है क्या है, तरल संयोजी ऊतक होता है। यानी रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, यानी फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है। यदि एक व्यक्ति का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है, तो संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है, तो ए और ओ, ठीक ना। यानी यदि पिता का वर्ग समूह ए है और माता का वर्ग समूह ए ओ है, तो संतान जो होगा वो कौन सा हो सकता है, तो ए भी हो सकता है, नहीं तो वो भी हो सकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं, तो लिम्फोसाइट के, ठीक ना। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स जो होते हैं एंटीबॉडी किसके कारण होते हैं, तो लिम्फोसाइट्स के कारण होते हैं, ठीक ना। यानी रुधिर प्लाज्मा में जो है प्रतिरक्षी प्रोटीन्स जो होते हैं किसके कारण होते हैं, तो लिम्फोसाइट, ठीक ना, के कारण होते हैं। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस काल के नाम से जाना जाता है, तो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। यानी दिल का दौरा पड़ने यानी हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। मनुष्य के शरीर में जो है रक्तदाब जो होता है, ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है, तो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सहायता मिल सके। नेक्स्ट है
रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं के अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो इसको ल्यूकेमिया या अथवा रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्लड में जो है WBC की संख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगा तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा? तो ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाएगा, जिसको कि रक्त कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। यानी कि इंसुलिन का क्या मुख्य काम क्या है कि रक्त में जो शर्करा की मात्रा है, शुगर लेवल, उसको क्या करना है? कंट्रोल करना होता है, यानी नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्याप्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। यानी रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसको किस में व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं। यानी कि रक्त का जो थक्का बनता है तो उसमें क्या कौन कौन सी क्रियाएं होती है उसके बारे में जानिए। यानी कि प्रोथ्रोम्प्लास्टिन जो होता है प्रोथ्रोम्बिन से मिलता है, प्लस में कैल्शियम मिलता है तो थ्रोम्बिन बनाता है। अब यही थ्रोम्बिन जो है वह हाइब्रोनिजिन से मिलकर हाइब्रिन बनाता है। यही हाइब्रिन जो है रुद्राणु से प्लेटलेट से मिलकर रक्त का क्या करता है? थक्का बनाने में कार्य करता है। यानी कौन कौन से जो है रक्त जो है थक्का बनता है तो उसके दौरान कौन कौन सी रिएक्शन होता है उसके बारे में जानिए। सबसे पहले क्या होगा कि प्रोथ्रोम्प्लास्टिन जो है वह प्रोथ्रोम्बिन से मिलेगा और प्लस में कैल्शियम मिलेगा तो क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन बनाएगा। और यही थ्रोम्बिन जो है आगे जो है फाइब्रोनिजन से मिलकर फाइब्रिन बनाता है। अब आगे जो फाइब्रिन बन गया वो प्लेटलेट्स से मिलकर रुद्राणु से मिलकर क्या बनाता है? ब्लड का जो है थक्का बनाता है, यानी कि ब्लड का जो है कैलकुलेशन करता है, यानी रक्त का थक्का बनाता है। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो एंजाइम। ठीक ना, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ जो है उत्तरदायी होता है? तो आपका एंजाइम होता है। ठीक ना, ये एंजाइम यानी प्रतिजन, जिसको कि एंटीजन कहते हैं, एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। यानी एंटीजन क्या करता है? तो एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है और इसकी मुख्य विशेषता यह है कि प्रतिरोधियों के निर्माण को ये प्रेरित करता है। यानी कि प्रतिरोधियों के जो है निर्माण के लिए प्रेरित कौन करता है? तो आपको जो है एंटीजन करता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो हृदय धमनियां कहलाती है। ठीक ना, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो हृदय धमनियां कहलाती है। लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC मुक्त कहाँ पाई जाती है? तो अस्थिमज्जा में। ठीक ना, लाल रक्त जो है कणिकाएं यानी RBC जो है रेड ब्लड कॉर्पस्कल जो है कहाँ पाई जाती है? तो अस्थिमज्जा में पाई जाती है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90%। यानी कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90%। नेक्स्ट है कि स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? तो एमाइलेज। ठीक ना, स्टार्च का जो है ये दोस्तों थोड़ा सा रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तित थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। रक्त का थक्का जो है यानी कि ब्लड क्लोटिंग में बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तित थ्रोम्बिन और एंजाइम के कारण होता है। यानी थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण ही जो है वह थक्का बनता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने की किसकी भूमिका होती है? तो सोडियम की। ठीक ना, हृदय की धड़कन जो है नियंत्रित कौन करता है? तो सोडियम। नेक्स्ट है आपका एंजाइम एक प्रकार का क्या है? तो बायो कैटेलिस्ट है, यानी जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम का क्या कार्य है? तो ये आपका बायो कैटेलिस्ट है। ठीक ना, नेक्स्ट है आपका कि हृदय एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। ठीक ना, यानी एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। ठीक ना, यानी 0.8 सेकेंड में एक धड़कन होता है। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। यानी ब्लड प्रेशर का जो है कंट्रोल किससे होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है, जिसे कि एड्रिनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। ठीक ना, हृदय की धमनियों पर पड़ने वाला दाब क्या होता है? रुधिर दाब कहलाता है। यानी हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब क्या कहलाता है? तो आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो RBC बढ़ जाता है।
ठीक ना। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है कि आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में क्या होती है, तो वृद्धि होती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है, तो फोलिक एसिड के कारण। एनीमिया रोग जो है किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है, तो आपका जो है फोलिक एसिड के कारण होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी सिरा कौन सी होती है, तो ग्रेट सेफनस सिरा पैर में उपस्थित होता है। ठीक ना। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी होती है, तो ग्रेट सेफनस सिरा, जो कि किस में उपस्थित होता है, तो पैर में उपस्थित होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होने पर रक्त कैंसर होता है, तो 12,000 सीसी। ठीक ना। श्वेत रक्त यानी WBC की संख्या जो है 12,000 पर सीसी अगर हो जाएगा तो इससे रक्त कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है, तो सर्पगंधा। ठीक ना। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है, तो आपका सर्पगंधा इसको बोला जाता है। ठीक ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी यानी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो महाधमनी। ठीक ना। यानी किसका नाम है, महाधमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो महाधमनी। ठीक ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो महाधमनी। ठीक ना दोस्तों। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, तो प्लीहा को। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, तो प्लीहा। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो स्फेगोमैनोमीटर। ठीक ना। रक्तचाप ब्लड प्रेशर को है मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो स्फेगोमैनोमीटर। ठीक ना। अशुद्ध रक्त का प्रवाह। अशुद्ध रक्त का प्रवाह किससे होता है, तो हृदय से महाधमनी में जाता है, धमनी से धमनिया में जाता है, फिर धमनिकाएं में जाता है, फिर कोशिकांग अंग में जाता है। यानी कि जो अशुद्ध इम्प्योर ब्लड होता है उसका प्रवाह किस तरफ होता है, तो हृदय से महाधमनी में जाता है, महाधमनी से ठीक ना आपका धमनिया में जाता है, धमनिया से फिर धमनिकाएं में जाता है, फिर कोशिका अंग में जाता है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है, तो 150 से 260 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है। ठीक ना। यानी कोलेस्ट्रॉल की सामान्य जो है सीमा मानव में कितनी है, तो 150 से 260 ठीक ना मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। यानी कि रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है, क्योंकि रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। यानी AB को जो है रिसेप्टर क्यों कहा गया, यूनिवर्सल रिसेप्टर। यानी सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या है, तो ग्लाइकोप्रोटीन है। प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी क्या है, तो ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक ना। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है, तो RBC का। यानी सिकल सेल एनीमिया रोग का जो है किसकी कमी से होता है, तो RBC का। रक्त परिसंचरण संबंधी अंग और उनके कार्य। यानी हृदय का क्या कार्य है, तो हृदय जो है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। यानी जो है हार्ट जो क्या करता है, हृदय वो आपके रक्त को संपूर्ण शरीर में क्या करता है, तो प्रवाहित करता है। नेक्स्ट है धमनिया। धमनिया क्या कार्य है, तो रक्त को हृदय के अंगों तक पहुँचाना। सीरा। सीरा का क्या काम है, रक्त को शरीर को हृदय तक पहुँचाना। कोशिका। कोशिका का क्या काम है, धमनी तथा सीरा के यानी सीरा का क्या काम है, तो सीरा का काम है रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना। कोशिकाएं। कोशिकाएं का काम है धमनी सीरा के रक्तों का सम्मिलन करना। यानी कि हाँ धमनी क्या है, कोशिकाएं को जो है धमनी तथा सीरा के रक्त का सम्मिलन करना। रिसेप्सरिन। रिसेप्सरिन का क्या कार्य है, तो नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो रिसेप्सरिन का नामक औषधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। यानी हाई ब्लड प्रेशर को जो है लो प्रेशर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रिसेप्सरिन नामक दवा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी का कार्य करती है, तो वह लिम्फोसाइट। ठीक ना। यानी कौन सी कोशिका जो है प्रतिरक्षी का उत्पादन का कार्य करती है, तो लिम्फोसाइट। दोस्तों थोड़ा सा आज डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट है रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ क्या है, तो आपका सबसे पहले आता है रक्त प्लाज्मा। ठीक ना। रक्त प्लाज्मा में क्या है, तो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। यानी रक्त प्लाज्मा कैसा होता है, तो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है, तो ऑस्टोमिक दाब स्थापित करता है। एल्बुमिन क्या करता है, तो ऑस्टोमिक दाब स्थापित करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है, तो संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजिन का क्या काम है, तो रक्त का स्कंदन करता है। यानी फाइब्रिनोजिन के कारण ही रक्त जो है जमता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा कहलाता है। यानी जिसमें प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। यदि दो जन का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर क्या होगा,
यदि कोई अगर माता पिता का जो है दोनों का ए बी हो, ठीक ना, तो उनके जो संतान होंगे उसमें क्या होगा, या तो ए होगा, नहीं तो ब्लड ग्रुप बी होगा, नहीं तो ए बी होगा। नेक्स्ट है कि स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए, तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। यानी कोई व्यक्ति जो है अगर स्वस्थ है तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होना चाहिए। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 14.5 ग्राम होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति जो है स्वस्थ है तो उसमें 100 मिलीलीटर में हेमोग्लोबिन में मिलीलीटर रक्त में कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए, तो 14.5 ग्राम होना चाहिए। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन जो तीनों जो है एंजाइम है पाचन में सहायक होते हैं। यानी कि पेप्सिन जो हो, चाहे ट्रिप्सिन हो, चाहे टाइलिन हो, सभी जो है क्या करते हैं, तो ये जो है पाचन एंजाइम में सहायता करते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह, ठीक ना। यानी कि बच्चों में कौन कौन से हो सकते हैं, संभावित है, और कौन कौन से असंभावित है। तो पहले चलिए, अगर दोनों माता पिता के ओ है, ठीक ना, माता भी ओ है और पिता भी ओ है, तो संभावित रक्त क्या है कि वो ही होगा। असंभावित में क्या होगा, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। अगर पिता ओ है चाहे माता, दोनों में से कोई एक एगो ओ है एगो ओ ए है, तो संभावित क्या हो सकता है, या तो ओ हो सकता है, नहीं तो ए हो सकता है। अच्छा, असंभावित में क्या है, या तो बी होगा, नहीं तो ए बी होगा। अगर माता या पिता दोनों में से कोई ओ इंटू बी है, यानी एक जो है मेल ओ का है और फीमेल का बी है, तो क्या होगा, तो ओ और बी हो सकता है। और असंभावित में क्या है, तो ए और ए बी हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर फीमेल जो है ओ है और मेल जो है, इसमें से दो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक ना, कि ओ इंटू ए बी है तो ए और बी हो सकता है, और ओ और ए बी हो सकता है, ठीक ना। ए इंटू ए यानी कि मेल फीमेल दोनों का अगर ए रहेगा तो ए और ओ होगा, और क्या नहीं होगा, तो बी और ए बी नहीं हो सकता है। ए इंटू बी है, ठीक ना, यानी मेल या फीमेल किसी का भी बात किया जा रहा है, किसी का एगो का ए है एगो का बी है, तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, ए बी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई नहीं हो सकता है। ए इंटू बी है तो ए क्या है, ए इंटू ए बी है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, और कौन नहीं हो सकता है, तो ओ नहीं हो सकता है। चलिए, बी इंटू बी है तो बी इंटू बी है तो बी और ओ होगा, क्या नहीं हो सकता है, तो ए और ए बी नहीं हो सकता है। बी इंटू ए बी है रक्त समूह, तो क्या होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, ओ नहीं होगा। ए बी और ए बी दोनों है तो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, लेकिन ओ नहीं होगा। यानी कि ये हम लोग ये पढ़ें कि अगर एक माता और पिता में अगर कोई भी रक्त समूह पाया जाता है तो उसके जो उत्पन्न बच्चे हैं तो उसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। इसको टेबल को 2 बार रिपीट कर लीजिएगा ध्यान से। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है, तो 100 से 120 दिन तक होती है। यानी कि जो आरबीसी होता है उसकी जो कर्ण संख्या आयु काल कितना दिन का होता है, तो 100 से 120 दिन होता है। ग्लूकोज में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो हाइपरग्लोसीमिया कहते हैं, ठीक ना। अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा, जो पढ़े थे कि 14.5 ग्राम होता है, तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट जो है रक्त संबंधी समस्याएं हैं, अगर उच्च रक्तचाप हो गया तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक ना। निम्न रक्तदाब हो गया तो इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। अगर हीमोफीलिया हो गया तो आघात से क्या होगा, रक्तस्राव होगा, ठीक ना, यानी खून बंद नहीं होगा। और रक्तता क्या है, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो गया। नेक्स्ट है आपका कि धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। यानी कि धमनी का क्या कार्य है कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। नेक्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।